Good afternoon, students. Last time we have discussed the average and instantaneous rate of the reaction and what is rate of reaction. और आज हमने एक न्यूमेरिकल करना उससे रिलेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, एंड देन वी विल मूव टू द फैक्टर्स. ओके, सो express the rate of following reaction in terms of different reactant and product. आपने ये एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में. ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि ये कंप्लीट नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉफिशिएंट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो जाएगा. तो मैंने क्या बताया था कि हमने हमेशा कॉफिशिएंट के साथ क्या कर देना है? डिवाइड. ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर अमोनिया की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है देन 1/4 करना पड़ेगा. और नेगेटिव साइन आपने किस लिए लगाना है? बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट. सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन के लिए लिखोगे देन यू हैव टू राइट 1/5 ओवर हेयर एंड नेगेटिव साइन. अगर हम बात करते हैं NO की, तो NO की टर्म्स में क्या आ जाएगा? 1/4, साइन पॉजिटिव रहेगा. एंड वाटर की फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल रही हूं ना, इट मीन्स कंसंट्रेशन. ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस मच. ये हमें गिवन है. ठीक है, गिवन क्या है हमें? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO. ठीक है, तो आपको पता है कि NO की फॉर्मेशन को हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन टाइम. यहाँ पे कॉफिशिएंट की लिखने की गलती मत करना. जब हम अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, उसकी फॉर्मेशन की या फिर उसकी डीकम्पोजिशन की, डिसअपियरेंस की, तो हमने सिर्फ उसी प्रोडक्ट की बात करनी है या उसी रिएक्टेंट की बात करनी है विद टाइम. कॉफिशिएंट यहाँ पे मैटर नहीं करता. तो ये कितनी दे रखी है हमें? 3.6 इंटू 10⁻³ क्लियर. तो ये गिवन है. नाउ यूनिट्स भी गिवन है, यूनिट्स का हम डिस्कस करते हैं बाद में. मोल पर लीटर पर सेकेंड कैसे आता है. देन आफ्टर दैट आ जाता है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? अमोनिया किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, ये फाइंड करना है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर किस रेट के साथ फॉर्म हो रहा है, हमने ये फाइंड करना है. क्लियर, ये गिवन है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. कैसे कर सकते हो? इस इक्वेशन में देखो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं. तो सपोज हमें NO का दे रखा है और हमने अमोनिया का फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास? -1/4 DNH3 ओवर DT इज इक्वल्स टू 1/4 DNO/DT. 4 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा. तो हमारे पास अमोनिया की डिसअपियरेंस की रेट कितनी आ जाएगी? इट विल बी -3.6 इंटू 10⁻³ क्लियर. सो दिस इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ अमोनिया. सिमिलरली अगर उन्होंने बोला आप वाटर की फाइंड आउट करो, तो वाटर को किसके साथ कंपेयर कर देना है? NO के साथ कंपेयर कर दो दोनों को, तो आपकी वो भी निकल आएगी. तो होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. और अगर आपको बोलते हैं फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के साथ भी निकाल लो, चाहे उसको अमोनिया का यूज करके, बिकॉज अमोनिया की आपको पता है उसको 1/4 कर देना है. अब मैं यहाँ पे निकाल ही देती हूँ, है ना. सपोज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/4 DNH3 ओवर DT. -1/4 अमोनिया का रेट कितना निकाला अभी हमने? -3.6 इंटू 10⁻³ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 ये कट करके 0.9, तो रेट आ जाएगी 0.9 इंटू 10⁻³ सो ये है कि आप, अगर आपको सिंपली गिवन है ना कि कोई रिएक्टेंट है, उसकी फॉर्मेशन डिसअपियरेंस इतनी है या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इतनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पूरी रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है, अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टर्म में. दैट्स इट. ठीक है. और या फिर अगर आपको बोल देते हैं ना कि ए रिएक्टेंट हैविंग कंसंट्रेशन
5 मोलर, आफ्टर 20 मिनट्स इट हैज़ कंसंट्रेशन ओनली 4 मोलर। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो सिंपली माइनस करके निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल। नाउ let's do the another topic, that is factors. Okay, factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर आएगा आपके पास, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है? हमने ना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है कि जब स्टार्टिंग होती है किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट चल रही होती है, बट विद टाइम जो रिएक्शन है वो स्लो होती जाती है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिकॉज जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट काफ़ी सारा होता है, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट चल रहा होता है। धीरे धीरे आपका जो रिएक्टेंट है वो कम होता जाता है, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती जाएगी? स्लो। सो फर्स्ट फैक्टर तो आपका यहीं से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बिकॉज हर एक रिएक्टेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लें कि जो आपके पास NO है वो इसके साथ रिएक्ट करके NO2 बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखने में दोनों रिएक्शन एक जैसी लग रही हैं, बट दोनों की जो रेट है वो सेम नहीं है। इट इज नॉट सेम, ठीक है। तो रेट सेम नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों में जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है, उनकी बॉन्डिंग अलग है, जो प्रोडक्ट्स है उनकी बॉन्डिंग्स अलग हैं। तो दोनों को हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिमिलर हैं तो इनकी रेट भी सेम होनी चाहिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत मैटर करता है, क्लियर। आफ्टर दैट यू कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है। सरफेस एरिया किसी भी रिएक्टेंट का बहुत मैटर करेगा। अब कैसे? जैसे सपोज आपके पास लॉग ऑफ वुड है, आप वुड को जो है वो बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आप उसकी बर्निंग करते हो तो आपको पता है अगर वुड का एक इतना बड़ा ब्लॉक है आपके पास, तो उसको इतनी जल्दी उसकी कंबशन नहीं होती है, वो जलता नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर देते हो, ठीक है, यही अगर आपने उसके बिल्कुल पीसेस कर दिए, पीसेस ऑफ वुड अगर आप लेते हो, तो क्या होगा? वो जो रिएक्शन है वो होनी जल्दी हो जाएगी। पहले काफ़ी स्लो चलेगी बर्निंग, लेकिन बाद में फास्ट हो जाती है। वाई? क्योंकि पहले आपने ये जो है वुड ले रखी थी पूरी, बाद में आपने क्या किया? उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। छोटे छोटे पीसेस करने से क्या हुआ कि जो आपका रिएक्टेंट था, आप देखो काफ़ी सारी जगह वो कवर कर रहा है, दैट मीन्स उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स अब जो आपकी वुड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में काफी ज्यादा आ रही है। एक रिएक्टेंट दूसरे के कांटेक्ट में जितना ज्यादा आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्लियर होता है कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, फास्टर विल बी द रिएक्शन एंड मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग कह सकते हैं जो रेडिएशंस हैं वो अफेक्ट करती हैं। रेडिएशंस कैसे अफेक्ट करती हैं? अब जैसे फोटोसिंथेसिस का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब अगर आप कहो कि ये रिएक्शन बिना लाइट के हो जाए तो नहीं होगी डेफिनेटली। तो इसका मतलब कुछ रिएक्शंस हमारे पास होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, सर्टेन उनको रेडिएशन चाहिए होती हैं, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं रिएक्शन करवाने के लिए। तो इट मीन्स वो रिएक्शंस जो हैं वो डार्क में नहीं हो सकती हैं, तो उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो इट मीन्स रेडिएशंस भी आपकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको अफेक्ट करती हैं, only for those which are photochemical reaction, clear. Again the factor is temperature. temperature कैसे अफेक्ट करता है? temperature जनरली आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का बढ़ा देते हो, तो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? डबल, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल,
ठीक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। नाउ द लास्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो और उस सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इटसेल्फ वो वैसे का वैसा ही रहता है। आप उसको एंड ऑफ द रिएक्शन में वैसे ही फर्दर आइसोलेट कर सकते हो, बट इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग। ओके, विदाउट सॉरी पार्टिसिपेट करता है बट इट डजेंट अंडरगो एनी काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, तो कैटलिस्ट भी क्या करते हैं? दे स्पीड अप द रिएक्शन, दे स्पीड अप द reaction. So these all are the factors that can affect the rate of reaction. These are important. अब important जो है वो मैं मार्क कर रही हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको अब हम एक्सप्लेनेशन में, अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट आपका जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है दैट इज टेम्परेचर। इसका भी हम क्वांटिटेटिवली रिलेशन पढ़ेंगे कि कितना टेम्परेचर कितना अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को। एंड देन कैटलिस्ट। ठीक है, ये आप अब भी पढ़ोगे एंड सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बेसिस पे ना जनरली आपको क्वेश्चनिंग भी कर ली जाती है। 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है हाउ इट अफेक्ट्स, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट और हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मोस्ट कॉमनली 3 जो है वो पूछे जाते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या डिस्कस करना है? मैंने अभी बोला था कि हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है उसके साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करती है। ओके, तो इसके लिए ना आपके पास 2 लॉज हैं। फर्स्ट जो है आपके पास दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? सपोज आपके पास कोई भी रिएक्शन है, लेट इट बी ए, बी आपके पास रिएक्टेंट है, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। इनके कोफिशिएंट मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपको एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्ट कर सकती है रेट ऑफ द रिएक्शन को। राइट, नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली द रेट of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants. It is directly proportional to the product of concentration of reactants each raised to power their stoichiometric coefficients. Is it clear? आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को यही लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए रिएक्शन, मैं लिख नहीं रही हूं, टाइम वेस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर द कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जो 2 रिएक्टेंट हैं दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दो और उनकी पावर में उन्हीं के कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। बैलेंसिंग के बाद जो कोफिशिएंट्स आते हैं ना सेम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये काफी हद तक एप्लीकेबल था, लेकिन कुछ रिएक्शंस में इसकी जो है वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास है N2O5। ठीक है, ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब अगर यहां से मैं आपको पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप लोग बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक ही है तो मैं एक ही लिख रही हूँ, दूसरा तो है ही नहीं है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 2 पावर पे डिपेंड करना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है आपके पास कि जो रेट है वो तो सिर्फ N2O5 की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, वो तो 2 पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो इसका मतलब कहीं कहीं पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक रह गया, तो कहीं पे जो है इसमें जो एरर है वो दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो फिर इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और हमारे पास नया आ गया रेट लॉ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेट लॉ इज इंपॉर्टेंट।
रेट लॉ ने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और आपने उसको बैलेंस कर लिया हुआ है, तो नो डाउट जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, बट उनकी जो पावर होगी वो ए और बी, उनके जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो नहीं होंगे, वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा। ठीक है, एंड वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा बीटा है, दीज आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। इज इट क्लियर? उसने कहा कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से ही रिप्रेजेंट हो सकती है, बट उसकी जो पावर है वो जरूरी नहीं है यही कोफिशिएंट्स हो, वो कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हम रिएक्शन देके कभी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि उसकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद हो सकता है वो सेम ही आ जाए, ठीक है, डिफरेंट भी आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर रेट लॉ, इंपॉर्टेंट वन। तो आपने रेट, यहां मैं इससे लिख देती हूँ, तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखना है फिर? प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट स्मॉल के लगा रही हूं मैं। ठीक है, ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको जनरली क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल आएंगे तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज दिस के, देन दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। क्लियर? और ये जो अल्फा बीटा है, दीज आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। ओके, और यहाँ पे मैंने बात करनी है आपके साथ ऑर्डर की। यहां तक आपको क्लियर है? अब अभी हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं, के ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा। यहाँ पे 2, 3 कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, उनकी कितनी भी पावर्स हो सकती हैं। अगर हम इन पावर्स को प्लस करते हैं, है ना, अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, देन इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इज इट क्लियर? रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके पास 3 टर्म्स थी। एक तो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, प्लस जो के है दैट इज रेट कांस्टेंट, एंड द नेक्स्ट इज कि अगर जितनी भी पावर्स हैं उनको हम प्लस कर दें तो वो आपको बताएंगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपकी पावर जितनी भी आती है, 0, 1, 2 या हाफ आ जाती है, तो आप उस अकॉर्डिंग बता दोगे इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एटसेट्रा। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट है आपके पास कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, इसका थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? तो आपके पास जो के है, पहले तो इसको डिफाइन करना है ना, के है क्या। तो यहाँ पे सपोज अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 ले लेती हूँ और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 1 कंसिडर कर लेती हूँ, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के, क्योंकि वो तो मैंने 1 ले ली। तो आप रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज, आप कैसे डिफाइन करोगे? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction when molar concentration of reactants is taken as unity. क्लियर? तो जब आप कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स की यूनिटी ले लेते हो, तब आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रेट कांस्टेंट। ये जो आपके पास रेट कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही आपका ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन की के की वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन काफी फास्ट होगी, के की वैल्यू कम है तो रिएक्शन भी क्या होगी? स्लो। ठीक है, तो अगर आपका के जो है ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है। प्लस हर एक स्पेसिफिक, अगर एक पर्टिकुलर हम रिएक्शन, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास जो के है उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड है। हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और अगर आप रिएक्शन चेंज करते हो तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक चीज और,
ये टेम्परेचर पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है के की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाती है और आपकी रिएक्शन भी उतनी ही स्पीड अप जो है वो हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं के से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आपने एक क्वेश्चन करना है, आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट of reaction and rate constant, ठीक है। आपने इन दोनों में डिफरेंस जो है वो देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में फर्क है क्या, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में के से रिलेटेड जो टर्म है वो बता रही हूं, दैट इज यूनिट्स ऑफ के जो है उसकी क्या यूनिट्स होती हैं। तो के की यूनिट्स पता होने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें रेट की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अपॉन टाइम टेकन, यही करा है। तो आपको पता है कंसंट्रेशन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी लेके चल रहे हैं हम। और टाइम टेकन, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट, ठीक है। तो अब एक चीज ये है बच्चे, अगर आपका यहाँ पे मैं अलग से मेंशन कर रही हूं, इफ रिएक्टेंट आपका जो है वो गैशियस है, अगर गैशियस रिएक्टेंट है तो आपकी जो रेट है उसकी यूनिट्स क्या हो जाती हैं, गैशियस है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आता है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो आपकी यूनिट्स आ जाएंगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, पर मिनट, ऐसे कुछ भी आपका आ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम यू हैव टेकन, ठीक है। तो जो जनरली हम यूज करते हैं वो सेकेंड्स की टर्म में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और रही बात अब के की, तो के की यूनिट्स आप कैसे निकालोगे। अब के की यूनिट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के। देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हमेशा ए बी में लिखती हूँ, यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन लिख दूं, आनी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ही है, और यहाँ पे क्या आता है एन। ये जनरल जो है एक्सप्रेशन है, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और ये यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ऐसे ही लिखते हैं। अब हमने बात करनी है कि के की अगर हमने यूनिट्स निकालनी है तो वो आएंगी रेट ऑफ रिएक्शन ओवर कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो आपका एन है वो कुछ भी हो सकता है। सपोज ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का, वो कितना है, 0। कोई अगर आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो 0 ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो के के यूनिट्स क्या होंगे, के रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके, अपॉन कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और बाहर हमने वैल्यू कितनी लिखनी है, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब यूनिट्स क्या आ जाएंगे, वही रह जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वली होते हैं, ठीक है। यही अगर सपोज आपके पास जो ऑर्डर है, ठीक है, वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, इसकी पावर 1, मोल कट गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया, कितना रह गया, सेकेंड इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स है वो अलग अलग होंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये जो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका हमेशा 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 1/2 ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे कुछ भी द फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये करवा दिया। तो अभी आपने डिफरेंस करना है, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ऑर्डर के साथ कंटिन्यू विद देयर न्यूमेरिकल्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।